डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं लाभ हानि। लाभ हानि पर आपने पिछला वीडियो देखा होगा। बहुत ज़बरदस्त बेसिक सवालों को लेकर के हमने एकदम ऐसा आपके लिए सेट तैयार किया है कि एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं जाने वाला है। हमने कल देखा था कि कैसे हम 12 कलम का मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर कर रहे थे। इस तरह के सवाल अब आपसे आसानी से होने लगे होंगे। अब आइए देखते हैं अगले टाइप का कौन सा सवाल हो सकता है। यदि आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को समान मात्रा में बढ़ाते हैं तो लाभ प्रतिशत कम होता है, और अगर दोनों को समान मात्रा में घटाते हैं तो लाभ प्रतिशत अधिक होता है। एक बार ऐसे ही मैंने किसी दुकान से वाले से कहा कि तुमको क्या समस्या है, महंगाई बढ़ रही है, तुम तो जितने का सामान लाओगे उतने का ही बेचोगे, उससे लाभ लेकर ही बेचोगे, तो तुम्हें प्रॉफिट तो होना ही होना है। तो तुम्हें क्या समस्या है कि महंगाई घट रही कि बढ़ रही। पता है दुकान वाले ने क्या बात बताई। सोचो जरा, एक आदमी पहले मान लो 1 लाख रुपए की पूंजी लगाता था और वह 1,000 रुपया एक दिन में कमाता था। अब स्थिति है कि अब वो 10 लाख रुपए की पूंजी लगाएगा, तब वो 1,000 रुपये को रोज कमा पाएगा। ये है कंडीशन। अब इससे आपको इस सवाल से समझ में आएगा। एक प्रश्न लेता हूं, पहले ऐसे समझा दूं तब आगे बढ़ूं। जैसे मान लो कि आपने कोई सामान 1 रुपए में खरीदा। मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 1 रुपए में खरीदा और उसे 2 रुपए में बेच दिया, तो आप कहेंगे भाई 50% का लाभ हो गया, 100% का। आप कहेंगे कि 100% का लाभ हो गया, 100% का। 1 रुपए का सामान है, 2 रुपए का बिका है, 100% लाभ पर बिका। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों में समान मात्रा में 4-4 रुपए जोड़ देता हूं। 4-4 रुपए। अब हमारा क्रय मूल्य अगर 4 जोड़ूंगा तो 5 रुपए हो जाएगा, और विक्रय मूल्य में 4 रुपया जोड़ूंगा तो 6 रुपया हो जाएगा। अब जरा देखिए, 5 रुपए की वस्तु 6 रुपए में बिक रही है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। उत्तर है भाई 20% का लाभ हो रहा है। आप देख रहे हैं, अगर हम दोनों में समान रूप से 5-5 रुपए और जोड़ दें, अब देखो क्या होने जा रहा है। ये बन जाएगा 10 रुपए और ये बन जाएगा 11 रुपए। अब सोचो 10 रुपए का सामान 11 रुपए में बिक रहा है, केवल 10% का लाभ हो रहा। लाभ सब जगह 1 ही रुपए का हो रहा है, लेकिन परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है जैसे जैसे हम वस्तु का मूल्य बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक सवाल बन सकता है। अगर हम एक सवाल लें, और सवाल इस तरह से लेते हैं कि एक घड़ी एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए बढ़ा दिया जाए, यानी 100 रुपए बढ़ा दिया जाए तो प्रतिशत लाभ कम हो जाएगा। अगर 20 की जगह पे हम यहां पे एक चीज लिखें, 25%, और अब हम 100 रुपया बढ़ा दें तो लाभ 5% कम हो जाता है। का मतलब हो गया अब 20% रह जाएगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ऐसा सवाल बनता है, ध्यान से सुन लीजिए सवाल क्या है। एक घड़ी है, उसको 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए बढ़ा दिया जाए, ऊपर कर दिया जाए दाम, तब उसका प्रतिशत लाभ 5% कम हो जाता है, अर्थात अब लाभ केवल 20% रह जाता है। तो आपको बताना घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो कैसे लगाते हैं। हम मान लेते हैं क्रय मूल्य अगर 25% लाभ पर बेचा जाता था, यानी अगर कोई घड़ी 100 रुपए का रहा होगा तो 125 का बेचा जाता होगा। इसको आप छोटा कर लीजिए 25 से, 25 चौक के 100, 25 पच्चे 125, यानी 4x की घड़ी थी और 5x की बिक रही थी। बोलो सही है। 100 की घड़ी 125 बिक रही थी, इसका मतलब हुआ कि 25 से काट दिया तो मान लीजिए 4x की घड़ी थी, 5x की बिक रही है। अब हुआ क्या
कि इसमें 100 रुपये बढ़ा दिया गया इसका भी दाम, और 100 रुपया बढ़ा दिया गया इसका भी दाम बढ़ा दिया गया, और अब लाभ कितना होने लगा, अब 20% लाभ होने लगा। इसका मतलब अगर इस क्रय मूल्य का हम 120/100 करें तब जाकर के इसके विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। बस काम खत्म। अगर इसको हम हल कर लेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य क्या है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, घड़ी का क्रय मूल्य 4x था और 5x का बिक रहा था, लेकिन 100 रुपये दोनों का दाम बढ़ा दिया गया, तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया, और अब जो विक्रय मूल्य हमारा है वह केवल क्रय मूल्य का 120% रह गया, यानी केवल 20% का लाभ हो रहा है। आओ छोटा करें, 20 छक्के 120, 20 पच्चीस 100, ये इस 5 का गुणा उसमें और इस 6 का गुणा इसमें होगा। आओ करें, 6 चौके 24x, 24x और प्लस 600 बराबर हो जाएगा 5 पचे 25x और प्लस 500। अब देखो 24x हम उधर ले जाएंगे तो x बचेगा, और 500 हम इधर लाएंगे तो 100 बचेगा, यानी x की वैल्यू हो गई 100। अगर x की वैल्यू 100 हो गई तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है, घड़ी का क्रय मूल्य 4x रहा होगा, तो 400 आपकी घड़ी का मूल्य पहले था, ये है CP, और बिकता कितने था 500 में। देखो सवाल ये था, 100 रुपये ये SP था, 400 की घड़ी थी, 500 की बिक रही थी और 25% का लाभ हो रहा था, लेकिन जब दोनों का मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया गया तब ये बन गया होगा 500 का, अब ये बन गया होगा 600 का। अब 500 की घड़ी 600 की बिक रही होगी तो आराम से 20% का लाभ होने लगा होगा। यह एक प्रश्न है कि दाम अगर हम बढ़ाते हैं तो परसेंटेज घट जाएगा, और दाम अगर हम घटाते हैं तो परसेंटेज बढ़ जाएगा, ऐसा सवाल बन सकता है। जब आप इस पर अभ्यास कर ले जाएंगे तो यह सवाल आपसे और जल्दी होने लगेगा। आइए बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल की तरफ। अब देखो एक सवाल ऐसा बन सकता है, विचार कीजिए कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हो रहा है या क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो रहा है, तब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। आओ एक प्रश्न लेकर देखते हैं। एक प्रश्न देखिए, एक घड़ी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ लेकर 144 रुपए में बेचा गया, 144 रुपए में बेचा गया। घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो क्या समझना चाहिए, जैसे 10 रुपए की घड़ी होगी तो 10% लाभ पर बेचा गया, 20 रुपए की घड़ी है तो 20% लाभ लेकर बेचा गया, जितने की घड़ी है उतने ही प्रतिशत लाभ लेकर बेचा गया, इसीलिए लिखा है क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ लेकर बेचा गया। ऐसे सवाल द्विघात समीकरण के होते हैं और उसे लगाने में समय लगते हैं, तो समय ना ज़्यादा लगे इसका हम प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखा जाए कि अगर हम लगाएं तो कैसे लगाएंगे। बेसिक तरीके से पहले देखेंगे और फिर आपको तरीका बताता हूँ। देखो मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य x रुपये रहा होगा, माना क्रय मूल्य x रुपया है और लाभ फिर कितना हो रहा होगा, x% का लाभ हो रहा होगा। आओ बेचा जाए, x रुपये घड़ी है और हमें x% लाभ लेना है। अगर 20% लाभ लेना होता है तो हम लिखते 120/100, तो अगर x% लाभ लेना है तो हम लिखेंगे 100 + x/100, और तब जाके घड़ी बिक जाएगी। कितने में बिकेगी, 144 में बिकेगी। अब अगर x का गुणा हम इसमें कर दें तो 100 हमारा उस साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 100x + x² बराबर 144,000। अगर हम इसको सेट करें तो ये सवाल बनेगा x² + 100x - 14,400 बराबर 0। अब यह एक द्विघात समीकरण का सवाल बन गया। हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर +100 आता हो और गुणा करने पर -14,400 आता हो। क्या आप ऐसी संख्या को सोच सकते हैं, +180 और -80? अगर हम +180 और -80 सोचते हैं तो देखो 18 8 144 14,400 हो जाएगा, और अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 100x। आओ लगाते हैं, x² +
180x माइनस 80x माइनस 14400 बराबर 0। अब इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 180, और यहाँ माइनस 80 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 180 बराबर 0। अब x प्लस 180 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 80 हो जाएगा बराबर 0। यानी x की वैल्यू हो जाएगी एक बार माइनस 180 और x की वैल्यू एक बार हो जाएगी 80। तो आप जानते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपया है। तो इतना अच्छा खासा सवाल लगाना पड़ा। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, परीक्षा में इतने बड़े सवाल की संभावना नहीं है, आप नहीं लगा पाएंगे, टाइम नहीं होता है। तब इसके लिए आपको एक पहाड़ा याद करना चाहिए। पहाड़ा पहाड़ा आप सबको याद है, वह टेबल बस एक बार मुझे लिखने की जरूरत है। मैं लिख रहा हूँ 11 गुणा 1 बराबर 11, 12 गुणा 2 बराबर 24, 13 गुणा 3 बराबर 39, 14 गुणा 4 बराबर 56, 15 गुणा 5 बराबर 75, 16 गुणा 6 बराबर 96, 17 गुणा 7 बराबर 119, 18 गुणा 8 बराबर 144, 19 गुणा 9 बराबर 171 और 20 गुणा 10 बराबर 200। हमने यही वाला सवाल बोला था, 144 वाला। 144 जब हम बोलते हैं तो अब क्या करना पड़ेगा आपको उत्तर बताने के लिए, ये जो छोटी गिनती, एक तरफ बड़ी गिनती लिखी गई, एक तरफ छोटी गिनती लिखी गई, तो छोटी गिनती जो है उसी में 0 लगा देना है बस। तो देखो 8 छोटी गिनती है, इसी में 0 लगा दीजिए, तो 80 रुपये इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। अगर मैं इस सवाल को ऐसे बनाने की कोशिश करूं, देखो जहां पर हम 144 का बेचे हैं, अगर हम 144 यहाँ से हटा दें और उस जगह पे लिख दें 119 रुपया, बोलो वहां लिख दें 119 रुपया, यानी किसी घड़ी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ लेकर 119 रुपये का बेचा गया, तो निश्चित रूप से उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। अब आपको लगाना नहीं पड़ेगा। बताइए सवाल कितने सेकंड का हो जाएगा। इसको लगाने में अगर आपको पूरे 60 सेकंड लगे होंगे तो इसको लगाने में केवल 5 सेकंड लगेंगे, क्योंकि पहाड़ा आपको याद है। और ध्यान रहे, अपनी किताबों को आप दोहरा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितने सारे सवाल इस पर आधारित हैं वो सब इन्हीं गिनतियों पर बनाए गए हैं। अब इन्हीं गिनतियों पर ही क्यों बनाए गए हैं, इसके पीछे भी लॉजिक होगा। आप में से जो लोग सिद्धाचार्य को समझ रहे होंगे, यानी द्विघात समीकरण समझ रहे होंगे, तो उसमें 3 सिचुएशन बनाई जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, यानी हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होता है तभी उसके मान रियल बनते हैं, और नहीं तो इमेजिनरी बन सकते हैं अगर लेस देन 0 हो जाए। तो ऐसी संख्या लेने का प्रयास नहीं किया जाता है जिसके कोई संख्या न बन पाए ऐसी, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य जो होगा वो परफेक्ट नंबर होता है, यानी कि पूरा अंक होता है, इंटीजर होता है और वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमेशा क्रय मूल्य पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। अब इस तरह के सवाल आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे यहाँ लाभ की स्थिति दर्शाई गई है, ऐसे हानि की भी स्थिति दर्शाई जाती है। एक सवाल हानि का लेता हूं, और मजेदार बात यह है कि हानि वाले में 2 उत्तर प्राप्त होते हैं और दोनों सही होते हैं। एक उदाहरण से देखता हूं, आओ दिखाएं। अच्छा, इस तरह के सवाल जब आप देख लेंगे ना, तो ऐसे सवाल के आपको लगाने नहीं पड़ेंगे, जल्दी से धड़ाधड़ होने से शुरू हो जाएंगे, आपका मन लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए, किसी पेन को कोई कलम बेच रहे हैं, किसी पेन को 21 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, प्रतिशत हानि होती है, हानि होती है। अब बताओ क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, आपको क्रय मूल्य बताना है। तो बताओ वह पेन कितने रुपए का है, जिसको अगर 10 रुपए की पेन है तो 10% घाटे में बेचा गया, 20 रुपए की पेन है तो 20% घाटे में बेचा गया। तो बताइए उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है जिसको उसके बराबर प्रतिशत हानि लेकर बेचा गया और बिका कितने में है, 21 रुपए में। यह भी क्योंकि है तो इसी द्विघात समीकरण का सवाल,
तो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, आओ देखा जाए। तो हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य x रुपया है और जो हानि हुई है वह भी x% की हुई होगी। तो चलो बेचा जाए। x रुपये की चीज़ है, अब उसको 100 माइनस x में हम बेचेंगे बटा 100 में, और बिकेगा कितने का? 21 का। अब अंदर गुणा होगा तो ये बनेगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2100। अगर इसको पक्षांतर करें तो बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 100x और प्लस 2100 बराबर 0। हमें अब दो संख्या ऐसी चाहिए जो दोनों नेगेटिव में हो, उन्हें जोड़ने पर 100 आता हो और गुणा करने पर प्लस 2100 आता हो। क्या हम ऐसी संख्या को -70 और -30 समझ सकते हैं? -70 और -30 के बारे में विचार करिए, ये दोनों मिलकर के -100 बन रहे हैं और गुणा करने पर 2100 प्लस का बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा यह उत्तर बन सकता है। आइए देखते हैं। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 70x माइनस 30x और प्लस 2100 बराबर 0। इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 70, और इन दोनों में हम 30 कॉमन लेंगे, x माइनस 70, और हमारे पास एक ब्रैकेट में बनेगा x माइनस 70 और एक ब्रैकेट में बनेगा x माइनस 30। अब क्योंकि दोनों यहाँ निगेटिव है तो दोनों का मान पॉजिटिव हो जाएगा, x बराबर 70 हो जाएगा और x बराबर 30 हो जाएगा। आप जांच कर सकते हैं 70 रुपये का कोई सामान है और 70% घाटे में बेचा जाए, यानी 30% पर बेचा जाएगा और तब वो 21 का बिकेगा। और ऐसे ही कोई चीज़ 30 रुपये की है और 30% घाटे में बेची जाएगी, अर्थात 70% पर बेची जाएगी, तब भी वो बिकेगा 21 रुपये का। ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आप फिर वही एक पहाड़े पर भरोसा करेंगे। पहाड़ा ज़बरदस्त होगा, एक बार में आ जाएगा और उस पिछले वाले पहाड़े से छोटा भी होगा। आओ देखते हैं कौन सा पहाड़ा। 1 गुणा 9 बराबर 9 होगा, 2 गुणा 8 बराबर 16 होगा, 3 गुणा 7 बराबर 21 होगा, 4 गुणा 6 बराबर 24 होगा और 5 गुणा 5 बराबर 25 होगा। केवल इतने ही सिचुएशन बन रही है। हमारे पास ये 21 है, यही वाला सवाल हमने बोला था 21 वाला, और हमारा उत्तर 30 रुपया और 70 रुपया दोनों आया था। अब इस तरह से कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। मान लीजिए जहां मैंने यहाँ लिखा था 21 रुपये में बेचने पर, अगर मैं सवाल बना दूं कि उस रुपये का 24 रुपये में बेचा गया, 24 रुपये में सीपी के बराबर लॉस लेकर बेचा गया, सीपी के बराबर लॉस परसेंट था, तो बताओ उसका मूल्य क्या होगा। जैसे 24 हमने देखा तैसे 24 मुझे यहाँ दिख गया और 24 के बगल में 40 और 60 दिख रहा है, यानी 4 और 6 दिख रहा है, तो हम कहेंगे उस घड़ी का मूल्य या तो 40 रुपया है या तो 60 रुपया है। अब दोनों तरह के सवाल आपसे एकदम आसानी से होने लगे। क्या आप सहमत हैं? आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के सवाल की तरफ चलते हैं और उस सवाल को देखिए। हमने बेईमान दुकानदार पर सवाल लिया था। देखो एक सवाल हो जाए उस पर। एक विक्रेता क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, वस्तु बेचने का दावा करता है तथा प्रति किलोग्राम x तथा प्रति किलोग्राम 200 ग्राम कम तौल रहा है, 200 ग्राम कम तौल रहा है, तो हमें सीपी बताना है। बताओ सीपी कितना रहा होगा। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ लेकर के बेचा, क्रय मूल्य के बराबर क्या किया उसने, क्रय मूल्य के पर वस्तु बेचा, लेकिन उसने क्या किया है, सामान कम तौला है, 200 ग्राम कम तौला है। तो अगर आपको सूत्र याद है तो आप कह सकते हैं कि भाई 200 ग्राम कम तौला है, अब 1000 माइनस 200 करा जाएगा और गुणा 100, यही हमको करना है। तो अब ये हो गया 200 बटा 800 और गुणा 100, यही काटना है। 200 चौक के 800 और 4 से काटेंगे तो पता चल गया कि भाई ऐसा है, वह 25% लाभ कमा रहा है। कितना लाभ कमा रहा है? 25% लाभ कमा रहा है। देखो क्रय मूल्य के पर बेचा है ना, लेकिन वह प्रति किलोग्राम 200 ग्राम कम बेचा है,
तो कम अगर बेचेगा तो उसको हम 1000 में से घटा देंगे, तो हमारा उत्तर बहुत आराम से बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो कैसे। हमें मान लीजिए कोई चीज रही होगी जो 1000 ग्राम रही होगी और उसकी कीमत 1000 रुपये होती होगी। मान लिया जाए कोई वस्तु है, उसके 100 ग्राम की कीमत 1000 रुपया है। तो बताइए अगर 100 ग्राम की कीमत 1000 रुपये है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है प्रति किलोग्राम 200 ग्राम कम तौलता है। तो अब की बार वो है 200 ग्राम कम तौला है, यानी 800 ग्राम तौला है। वो 800 ग्राम तौला है, लेकिन बेचा तो उसी 1000 में है। तो आप खुद सोच लो, 800 ग्राम की चीज को 1000 रुपये में बेच रहा है, यानी 200 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, यानी लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भैया? क्रय मूल्य है कितना, देखो 1000, नहीं देखो 800 रुपये पर लाभ लिया ना, देखो क्रय मूल्य तो 800 यहाँ बना, 800। आराम से आप 4 बार में काटिए और काट देंगे तो 25% आपका वही उत्तर बन गया जो उत्तर यहाँ पर आया हुआ था। तो बिना फार्मूले लगाते हो चाहे फार्मूले लगाते हो, अगर आपके पास मौखिक तरीका बन जाएगा तब भी बहुत बेहतर होगा, लेकिन वो तब बन पाएगा जब आप कई तरह के सवाल लगाना जान जाएंगे तब। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बेईमान दुकानदार है उसके आधार पर हम सवाल आसानी से कर सकते हैं। आइए और समझते हैं लाभ हानि में क्या हो सकता है। लाभ हानि में एक स्थिति क्या और बन सकती है, आओ देखा जाए। इसी पर अगर एक सवाल हम और करें पहले, इसी एकदम सेम नहीं, दूध पर कर लेते हैं, ग्वाला पर। देखो एक ग्वाला दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचता है, दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचता है तथा 25% लाभ अर्जित करता है। कितना? 25% लाभ प्राप्त करता है। तो हमें बताना था दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, आओ देखा जाए। तो दूध तथा पानी का अनुपात बताना हमको। अगर दूध और पानी का अनुपात बताना है तो आप ही बताओ कि हमें 25% लाभ हो रहा, हमने तरीका बता दिया है। आपका उत्तर बन जाएगा 100:25। इसे छोटा कर देंगे, ये हो जाएगा 4:1। यानी अगर कोई ग्वाला 1 किलो शुद्ध दूध में 4 किलो शुद्ध दूध में 1 किलो पानी मिला देता है, 1 लीटर, है ना, तब उसको लाभ कितना हो जाएगा? 25% का लाभ उसे होने लगेगा, है ना। इतनी बात जानकारी रखने के बाद अब आपको यह भी समझना होगा कि हमें डिस्काउंट कैसे मिलता है। डिस्काउंट जरूरी क्यों है? मेरा यह मानना है कि पहले ज़माने में जब एकदम शुरू से व्यापार शुरू रहा होगा तो इंसान इतना होशियार नहीं था कि वो दाम बढ़ा करके फिर डिस्काउंट करे। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति हो गई है, अब तो सारा कैलकुलेशन कंप्यूटर से हो रहा है, इसलिए अब ये किया जा सकता है ना। और ऐसी कंडीशन में हम लोग ऐसे सवाल को देखेंगे कि हमने देख लिया 25% लाभ प्राप्त करता है, ये तो सवाल हो ही गया है। आओ देखते हैं कि अब ऐसा सवाल एक कोई और लेते हैं। अगर कोई और नहीं लेते हैं तो इसी लाभ हानि में और कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। आओ देखिए, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। देखो डिस्काउंट की बात करना क्यों जरूरी है। देखो डिस्काउंट क्योंकि इसी चैप्टर का हिस्सा है वह भी, उसे हिंदी में कहते हैं छूट, है ना, छूट कहते हैं। अब अगर हम यह कहें एक विक्रेता, सवाल देखो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही मतलब कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता ने
उसे कितना बेच दिया भैया, 510 रुपए में बेचा, 510 रुपए में बेचा, बताओ। अंकित मूल्य दिया है 600 रुपया और उसे 510 रुपये में बेचा गया। पूछ रहा है बट्टा कितना दिया गया, कितना परसेंट का छूट दिया गया होगा। हमें नहीं पता कितना छूट दिया, तो हम मान लेते हैं 1% छूट दिया, मान ले। देखो हम मान लेंगे, माना उसने देखो हम लोग वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है और हमें बताना है कि भाई 600 रुपया है और उसे 510 में बेचा गया, तो हमने मान लिया भाई X% का छूट दिया गया होगा। तो आओ लगाते हैं, 600 रुपया दाम है, गुणा 100 माइनस X बटा 100 बराबर बिका कितने में भैया, 510 का। आओ काटते हैं, डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा, 100 माइनस X बराबर होगा, ठीक है, 510 बटा 6। अब काट दिया आराम से, 6 48 3, देखो कट रहा है ये, 60 से 48 6 25 30 85। अब अगर हम पक्षांतर करें तो x उधर ले जाएंगे, 85 इधर लाएंगे, x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 85, यानी क्या हो जाएगा, 100 माइनस 85 जब हम कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमें यह पता चल जाएगा कि कितना % का डिस्काउंट दिया भाई, 15% का डिस्काउंट उसने दे दिया कि नहीं दिया। अंकित मूल्य 600 रुपया है, अब बिका 510 का है, तो हमें कितना छूट मिली, यह बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि भाई हमको 15% का छूट मिल गया छूट, आसान है। आओ देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले टाइप का सवाल जब हम सोचते हैं तो अगले टाइप के सवाल में हमको क्या देखने को मिलता है कि लाभ हानि में क्या होता है, खूब बड़े बड़े घुमावदार क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम कुल बट्टे का हिसाब किताब देख लें। तो आप देखिए क्रमिक बट्टा, एक चीज होता है क्रमिक बट्टा, एक चीज होता है समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। ये क्या होता है, क्रयमूल्य यानी क्रमिक बट्टा और क्या नाम है, समतुल्य बट्टे में क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। देखो डिफरेंस क्या है, अगर मान लो यहाँ 40% और प्लस 40% का रेट चल रहा है, डिस्काउंट है, तो बताओ वह सामान हमें कितने मिल जाएगा। देखो 100 का चीज़ है और 40% डिस्काउंट है, यानी कितना हो जाएगा भैया। देखो हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम समतुल्य बट्टा निकालें, और 40% का छूट दिया दो बार में, 40% छूट दिया तो 80 बटा 100, 80 नहीं 60, अब फिर 60 बटा 100। अब जो आएगा तो ये माना जाएगा कि ये समतुल्य बट्टा है। देखो ये डबल जीरो यहाँ से काट दिया और सिंगल यहाँ से काट दिया, 6 छक्के 36, यानी कि जो यहाँ पर बट्टा 40% हुआ करता था, ये उसका समतुल्य बट्टा कितना आ गया भैया, 36%, यानी 36% का डिस्काउंट दिया है, तभी वहीं पर पहुंचेगा जितना वह दो बार घटा करके पहुंचेगा। तो आइए देखते हैं, बहुत अच्छा वाला सवाल है ये। देखो क्रमिक बट्टे में, बट्टे का मतलब ही होता है, कितना जान लो, मैंने कल भी कहा था कि दुकानदार को जब तक लाभ नहीं होगा वो करेगा ही नहीं व्यापार, उसको लाभ तो होना ही चाहिए, बस हमको ये ना लगे कि हमको इसने ठग लिया है या फिर कम सामान दिया है जितना पैसा लिया। तो क्या करें फिर, तो इसको हम लोग एकदम बेसिक तरीके से करते हैं, एकदम गांव में जा करके। कैसे कर रहे हैं, देखो कैसे, जैसे मान लो 50% और प्लस 50% है ना, डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे, 100 है और गुणा 50 छूट मिलेगा, यानी 50 बटा 100 और फिर 50 बटा 100। जब हम काटेंगे तो ये सामान हमको कितने मिल गया भाई, 25 का। अगर 25 का मिल गया, देखो ये 36 आया था ना जो भैया, 100 में से घटाना पड़ता है कि समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए, तो हम इसको 100 में से घटा देंगे 36 को, तो पता चला है भाई 64% का छूट मिला है। ऐसे ही यहाँ 25% का डिस्काउंट दिख रहा है, 25 रुपये का सामान दिख रहा है, 100 का सामान 25 का बिक रहा है, तो डिस्काउंट कितना हुआ भैया, 100 माइनस 25 बराबर कितना हुआ, 75% का सीधा डिस्काउंट हो गया, हुआ है।
यानी 40-50%, 50% के अगर 2 बट्टे दिए जाएं तो वह उतने ही बराबर होता है जितना 50-75% छूट दिया जाए उतना होता है। सही है। आओ देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। अब एक नया सवाल देता हूं, उसको लगाने का प्रयास करें। नया सवाल क्या है? नया क्या है, ऐसे कह लो कि थोड़ा घुमावदार है। देखो, थोड़ा सा घुमावदार। देखो, पहले एक चीज और देख लेते हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। वह चीज देख ले कि अगर हमारे पास कई सारे बट्टा हो तो उसमें से कौन सा बट्टा हमारे ग्राहक के लिए उपयुक्त होता है। देखो, एक जगह लिखा है 40% प्लस 40%, एक जगह लिखा है 50% प्लस 10%। 10, देखो, देखो 50% प्लस 30%, ऐसे 60% प्लस 20% और 70% प्लस 10%। हमें देखना है कि इन सारे बट्टों में से ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त बट्टा कौन होगा। आप बताओ, ग्राहक की डिमांड क्या है? ग्राहक चाहता है उसे सामान सस्ते में मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, आपको दो तरीके बताते हैं कि जैसे दो बट्टे आपके सामने हैं, उनके बीच कोई गैप नहीं है, तो समझो वो कम छूट मिल रहा है। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा ग्राहक को फायदा होगा। और ये सवाल हमारा उत्तर आ गया। यानी अगर कोई सामान 70 रुपये का है और उसे 10% घाटे में बेचा जाए तो भैया कितने में बिक जाएगा? वही बिक जाएगा जितना हम लोग अभी अभी देखे हैं। देखो, ये सबसे ज्यादा 10 है ना ये। हाँ, ये ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। आप जांच करके देख लिए, 40-40 लिखा यानी 6×6 = 36। यहाँ 100 का सामान 36 का मिलेगा। यहाँ देखो 5 और 3 70, 5×7 = 35, यहीं वो सामान 35 रुपये का मिलेगा। और वही सामान यहाँ 60-20 चल रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 60-20 का क्या परसेंट निकालेंगे? देखिए, ये 100 मान लेंगे, 100 का 40 और यहाँ 20 का 80, 4×6 = 32। हमें 32 सामान मिल जाएगा। और 70-10 करेंगे तब कितना मिल जाएगा? देख लो, बट्टा की बात करें, 70% कह रहा है किसी चीज पर यानी 30%, और 10% कह रहा तो 90, 3 और 27, और वो आ गया हमें 27 रुपये। यानी 100 का सामान यहाँ सबसे कम 37 रुपये का मिल रहा है, और यहाँ पे वही सामान 36 रुपये का मिल रहा। ये 27 है, ये 36, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो सवालों का हिसाब, सवालों की दुनिया ही ऐसी है कि उसमें जब हम सवाल लेते हैं तो एक एक करके, एक कर करते उसकी परत दर परत उखड़ती चली जाती है। देखिए, एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करें। देखो, हमारे पास सवाल बना कि भाई ऐसा सवाल होना चाहिए कि हमको ग्राहक को छूट भी मिल जाए और क्या कहते हैं उसको लाभ भी हो जाए विक्रेता को। तो मैं उस तरह सवाल बनाता हूँ जहां पे दोनों सहमत होते हैं। देखो, कहाँ सहमत होते हैं? एक व्यक्ति एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति कुछ खरीदने जाता है तो मान लेता हूं कि व्यक्ति ना कहें बल्कि व्यक्ति से पहले कुछ शुरू करें। देखो, एक दुकानदार से शुरू करें। एक दुकानदार है, वह दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। देखो भैया, अंकित मूल्य पर कितना देता है? देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 6% का छूट देता है। छूट देता 6 नहीं, 4 ही है, 4% की छूट देता है। तथा प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद पर, प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद पर प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है।
एक वस्तु मुफ्त देता है। ठीक भाई, 15% खरीदोगे तब आपको हम एक वस्तु फ्री भी दे देंगे, और फिर भी वह ठीक ठाक पैसा कमाया होगा ना। देखो, आपने तो 10% छूट देता है, तो फिर भी वह 35% का लाभ कमाता है। तो उसने अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर छापा था? तो उसने अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर छापना हो? कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? अब एक बार पूरा सवाल फिर से देख लीजिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तथा 15 वस्तु की खरीद पर वह एक वस्तु मुफ्त देता है, फिर भी वह 35% का लाभ कमाता है। तो बताओ उसने अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर छापा था? यही सवाल है। तो देखो हम कहाँ से करें। मान लिया जाए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा, माना। देखो, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया। अब 35% लाभ पर इसे बिकना है, तो 35% अगर लाभ पर बिकता है और 100 रुपये है, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या हो गया? देखो, हम लोग को क्रय मूल्य मिल गया भाई, 100 रुपया हमने मान लिया, तो हमें विक्रय मूल्य का क्या बताना भाई? 35% लाभ लेना है, यानी 135 का वह सामान बिकेगा। अब इसने ऑर्डर दिया 15 वस्तुओं का। अगर 15 वस्तु का ऑर्डर दिया तो 15 गुणा 135 गुणा करो भाई। देखो, 15 पचे 75, 7, 15 तिया 45, 7 52, 5, 15 के 15 5 20। क्या निकल के आएगा हमारे पास? कुल कुल संख्या आ गई। देखो फिर से, 15 पचे 75, 7, 15 से 45, 7 52, 5, 15 के 15 5 20, यानी 2000 रुपया, 2025 रुपया उसने ऐसा किया। विक्रय मूल्य हमें मिल गया ये। अब इसने क्या किया है? 15 वस्तु काट दिया, 2025 हो गया। लेकिन 2025 में उसे देना कितना पड़ रहा है बताओ भैया? उसे क्या करना पड़ रहा है कि यह सामान इसको 16 रुपए के 16 सामान के बदले इतना दिया जाना है। तो इस संख्या को हम 16 से भाग देते हैं, तो ये पता चल जाएगा हमको कि भाई कितने का ऑर्डर है, यानी एक वस्तु से कितने में देना पड़ा है। 16 से भाग दीजिए। 15 वस्तुओं के लिए 135 के हिसाब से उसने लाभ कमाया। अभी लाभ कहाँ कमाना है? अभी ऊपर से आना पड़ेगा ना। ऊपर से आना कैसे हुआ? देखो कैसे हुआ, दिखाता हूँ। हम इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए और छोटा कर दें। हमने मान लिया एक वस्तु 100 का है, ठीक है। अब उस पर 35% का उसे लाभ होना ही होना है, 135। अब 135 को चाहिए ही चाहिए ना। और 15 वस्तु के लिए वह बंदा पैसा देगा, और वह पैसे को वह क्या क्या मान के चलेगा? वो मानेगा भाई हम तो 16 वस्तु के लिए वह पैसा ले रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि फ्री में आजकल संसार में कुछ फ्री नहीं होता। होता है कुछ फ्री? नहीं होता है। देखो कैसे। तो 135 का सामान भाई बिक रहा है, और 135 के हिसाब से वह यह मान कर चलेगा कि हम तो भाई, हमको तो 16 रुपये, 16 वस्तु के बदले हमको पैसा मिला है। देखो, 16 पचे 80, 8, 16 तिया 48, 48 तो 8 56, 5 16 16 5 21। दुकानदार ने 2160 रुपया उससे लिया है, जिससे ग्राहक से, और कहा है भाई इसके बदले हम आपको 15 वस्तु देंगे। अगर इसके बदले वह 15 वस्तु देगा तो बताओ 15 के हिसाब से क्या पड़ा भाई? 15 के 15 क्या बचेगा? 6 66, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 144 रुपया जो है ग्राहक को एक वस्तु के लिए देना पड़ेगा, एक वस्तु के लिए। लेकिन 4% का डिस्काउंट दिया है तब 144 का है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? आओ देखें। अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य जब हम इसको निकालेंगे तो अंकित मूल्य हो जाएगा, मान लो x है,
तो उस पर 4% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 96/100 बराबर 144 का बिक रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, और छोटा करें, ये हो जाएगा 144 गुणा 100/96। 24, 24 क्या और बड़ी संख्या से काटें, 48, 48 दूना 96, 48 तिया 124 और 2 से काट दो 50, यानी एक वस्तु पर अंकित मूल्य हुआ है 50। बताओ क्रय मूल्य कितना था भैया, हमने माना था क्रय मूल्य 100 रुपया और अंकित मूल्य कितना आ रहा है 150, यानी उसको अपना सामान कितना % बढ़ा के छापना चाहिए। तो आपका उत्तर हुआ भाई 50% बढ़ा के छापना चाहिए। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराने की बात नहीं है, खूब अच्छे से देखेंगे। इसमें दो दो बातें हमें बताना था, हमें यह बताना था इसमें कि सवाल हम कैसे बनाते हैं। तो सवाल आपने देखा बहुत आराम से होता जा रहा है। अब हम लेंगे पीपीटी और अगले वीडियो में मिलेंगे, पीपीटी के साथ में लगाया जाएगा, मस्ती होगी, बहुत आनंद आएगा। जय हिंद।